Welcome back class 12th for the next video of economics of chapter banking. In the previous video we were doing the functions of commercial banks. We have done the primary functions of the commercial bank, and in this video we are going to learn about the secondary functions of commercial banks. देखिए सबसे पहले आता है डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सो व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज? इट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉमिस टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। देखिए बेसिकली क्या होता है कि मान लो किसी ने हमसे कोई गुड्स परचेज़ किया, ठीक है, और अभी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, एक बिल देते हैं, ठीक है। उस बिल में एक प्रॉमिस होता है कि वो मुझे इस टाइम पर इतने दिन में वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है? एक प्रॉमिस होता है जिसमें एक बंदा यानी कस्टमर जो है वो सेलर से प्रॉमिस करता है कि वो इतना फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इतने टाइम पीरियड में दे देगा, ठीक है। अब मान लो मुझे बिल मिला, ठीक है। अब बिल का पेमेंट जो है वो 3 महीने के बाद होना है, ठीक है। जो बिल की मैच्योरिटी डेट है वो 3 महीने के बाद है, बट मुझे वो पैसा कब चाहिए? मुझे तो वो पैसा अभी चाहिए, मुझे उसकी नीड अभी है। तो मैं क्या 3 मंथ्स तक वेट करूँगी उस मनी का? नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं उस बिल को ले जा कर के बैंक में दे दूँगी और बैंक को बोलूँगी कि बैंक मतलब कि तू मेरा ये बिल है और आप इसको क्या कर दो, डिस्काउंट कर दो। तो बैंक मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देगा। अब डिस्काउंट करने का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, मान लो वो 1 लाख का बिल था, ठीक है। वो मुझे 1 लाख की पेमेंट 3 महीने बाद होनी थी उस कस्टमर से, बट मुझे वो 1 लाख अभी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक के पास गई, मैंने उसको वो 1 लाख का बिल दिया और कहा कि मुझे ये पेमेंट आज चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कुछ कमीशन चार्ज कर लेगा, ठीक है, चार्जेस लेकर के, और मुझे वो पेमेंट दे देगा। कुछ चार्जेस कट कर लेगा, कुछ कमीशन कट कर लेगा और वो मुझे वो पेमेंट दे देगा। फिर 3 महीने बाद जो है बैंक वो पेमेंट किससे लेगा? जिस कस्टमर से मुझे लेना था ना, बैंक वो पेमेंट डायरेक्ट उससे कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? आई एम रिपीटिंग। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि सपोज़ करो मुझसे किसी ने गुड्स परचेज़ किए हैं, उसको मुझे क्या करनी है, पेमेंट करनी है, बट वो अभी नहीं कर पा रहा है। तो मैंने उस पर 3 महीने का बिल लिख करके दे दिया, बट वो पेमेंट मुझे 3 महीने के बाद होनी है। मुझे अगर इन केस मान लो 10 दिन बाद लगता है कि मुझे ज़रूरत आज है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बैंक के पास जाऊँगी और उस बिल को डिस्काउंट करा लूँगी। बैंक उसमें से कुछ पैसा चार्ज करके, कुछ कमीशन ले करके, और मुझे उसकी पेमेंट कर देगा। बाद में बैंक उस कस्टमर से वो पेमेंट ले लेगा। क्लियर? ये एग्जाम्पल वही है, पूरा ए और बी का ले रखा है इसमें, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सेकेंड वन इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है हमारे पास में कि ये जो फैसिलिटी होती है ये अलाउ की जाती है जो आपके करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनको, ठीक है। तो इट इज़ एन एडवांस गिवन बाय अलाउइंग अ कस्टमर कीपिंग करंट अकाउंट टू ओवर ड्रो हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। देखिए सुनिए, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारे करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, करंट अकाउंट होल्डर्स मैंने आपको बताया था जो हमारे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, वो मैंने बताया था कि वो कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वो कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, मीन्स कभी भी पैसा वो डाल सकते हैं, कभी भी पैसा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि अब जब वो बार बार हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे बैंक का एक ट्रस्टवर्दी कस्टमर बन गया। हमें उस पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो गया कि हाँ, जो हम कहते हैं ना कि रोज़ का ग्राहक जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ वो वाली बात हो जाती है कि बैंक का वो क्या बन गया, एक ट्रस्टवर्दी कस्टमर बन गया। लेकिन याद रखना, ओवरड्राफ्ट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर द करंट अकाउंट होल्डर्स। दिस फैसिलिटी इज़ गिवन ओनली टू द करंट अकाउंट होल्डर्स, ठीक है। तो अब वो हमारा ट्रस्टवर्दी कस्टमर बन गया। मान लो किसी दिन क्या होता है कि उसके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज़ हैं उसके अकाउंट में बैलेंस, बट ही हैज़ टू मेक द पेमेंट ऑफ 1,25,000,
ठीक है, उसको 1,25,000 की पेमेंट करनी है उसके पास 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो क्योंकि बैंक को ट्रस्ट है कि अगर मैं इसका 25,000 रुपये फालतू भी दे देता हूँ तो वो मुझे वापस मिल जाएगा, तो बैंक उसके बिहाफ पर क्या करेगा, 1,25,000 की पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो क्या हुआ, बैलेंस तो 1,00,000 था उसके अकाउंट में, लेकिन उसकी पेमेंट कितने की हो गई, 1,25,000 की हो गई। ठीक है, तो यानी ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, जब आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाए, मतलब आपके बैलेंस, आपका जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा की पेमेंट बैंक कर दे, कब करेगा, जब आप पे ट्रस्ट होगा करंट अकाउंट होल्डर पे। ठीक है, और ये भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू एन एग्रीड लिमिट, ये सिर्फ एक एग्रीड लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं 1,00,000 है लेकिन 10,00,000 की उसको पेमेंट करनी है तो बैंक 9,00,000 की अपनी तरफ से कर देगा, बिल्कुल नहीं। एक ये डिफ़र करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक, कि एक एग्रीड लिमिट जो होगी वहाँ तक की वो पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। इसमें क्या होता है कि करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होती है ये फैसिलिटी। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उस बिजनेसमैन के, क्योंकि वो बहुत रेप्यूटेड है, ये रेप्यूटेड के लिए ही होती है। मान लो कोई बिजनेसमैन बहुत रेप्यूटेड है, इस टाइम पर उसके अकाउंट में सपोज करो 1,00,000 रुपीज़ हैं, बट उसको पेमेंट 125 की करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, बैंक अपनी तरफ से 25,000 की पेमेंट और कर देगा, क्योंकि उसको पता वो पेमेंट तो उसकी आ जाएगी वापस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एजेंसी फंक्शंस। देखिए, एजेंसी फंक्शंस में क्या आता है हमारे पास में, कि बैंक है ना कस्टमर्स के एजेंट की तरह से भी एक्ट करता है। ठीक है, और कुछ एजेंसी फंक्शंस परफॉर्म करता है। कैसे वो कस्टमर्स के एजेंट की तरह एक्ट करता है, फर्स्ट वन इज ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में क्या होता है कि बैंक फैसिलिटी देता है कि अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में उसको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे फ़ंड उससे ट्रांसफ़र करना है कस्टमर को, तो बैंक वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आप अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेकंड, कलेक्शन ऑफ फंड्स। कलेक्शन ऑफ फंड्स के अंदर क्या होता है हमारे पास में, कलेक्शन ऑफ फंड्स के अंदर बैंक जो है पैसा फंड भी कलेक्ट कर सकता है। कैसे, चेक्स के थ्रू, बिल्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर हमें छोटी मोटी पेमेंट कलेक्ट करनी है ना, तो बैंक हमारी तरफ से वो फंड या वो पेमेंट भी कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कर सकता है, कलेक्शन ऑफ पेमेंट भी कर सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स कंसल्टेंसीज भी दे सकता है, कि बैंक क्या होता है, कभी आप बैंक जो होते हैं वो, अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट है कुछ है, तो वो इनकम टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में देखो, बैंक जो है कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी देता है, जैसे ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक में क्या हुआ कि मान लो कोई भी आप एक बैंक का कस्टमर है जो ट्रैवलिंग कर रहा है, बट वो ट्रैवलिंग में इतना कैश तो अब होल्ड कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो बैंक उसको एक ट्रैवलर्स चेक दे सकता है। ठीक है, तो ट्रैवलर्स चेक की फैसिलिटी देता है। लोकर फैसिलिटी, लोकर फैसिलिटी कैसे देगा कि कस्टमर जो है अपनी जो भी ऑर्नामेंट्स हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो वो लोकर, बैंक के लोकर्स में रखवा सकता है, ताकि वो एक सेफ कस्टडी में रहे। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ इशूड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़। बैंक जो है अंडर राइटिंग का भी काम करता है, जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ वगैरह होता है उनको। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी, फॉरेन करेंसी का परचेज एंड सेल का काम भी बैंक करता है, ये सर्विस भी बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। आई होप द सेकेंडरी फंक्शंस एंड द प्राइमरी फंक्शंस आर क्लियर टू यू, एंड if you are having any doubt, any query, then you can contact me, but please check the previous videos also, so that आपको आगे का भी समझ में आ सके। थैंक यू।